मतदान के बाद जारी हुए गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त। दोनों ही राज्यों में बन सकती है बीजेपी की सरकार। गुजरात में ज्यादातर चैनलों ने बीजेपी को दी भारी बढ़त, तो हिमाचल में कांटे की टक्कर में बीजेपी कांग्रेस से आगे। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी मुकाबले से बाहर। गुजरात में दूसरे चरण के तहत 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान का काम पूरा। शाम 5 बजे तक करीब 59% पड़े वोट। 833 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद। शांतिपूर्ण रहा मतदान। G20 सम्मेलन पर अगले एक साल की रूपरेखा तय करने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। कई केंद्रीय मंत्रियों और तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने लिया हिस्सा। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प। और पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा दर्ज हो रही है केवल FIR, जबकि जगह जगह चल रही है इस तरह की अवैध शराब भट्टियां। पंजाब सरकार से इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में मांगा विस्तृत हलफनामा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अधिकांश एग्जिट पोल में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत की भविष्यवाणी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा को 117 से 151 के बीच सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 21 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 24 से 42 और कांग्रेस को 24 से 40 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी को 2.5 से कम सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। इस सबके बीच गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण की 93 सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। अभी तक का आंकड़ा बताता है कि मतदान प्रतिशत 59 के करीब बताया जा रहा है, जबकि पहले चरण में मतदान प्रतिशत का यह आंकड़ा 63% का था। इसी के साथ गुजरात की कुल 182 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है, जो 8 दिसंबर को खुलेगा। आज सेकंड फेज में पोलिंग बिल्कुल पीसफुली खत्म हुआ है। कोई बड़ा कोई फरियाद मिला नहीं है। 3-4 फरियाद एक्सपेशली एक दाहोद जिला और एक पंचमहाल जिला में एक फरियाद, गांधीनगर जिला में कालोल में मिला है। बाकी कोई मेजर कोई फरियाद मिला नहीं। पीसफुली मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग की। उन्होंने अहमदाबाद के रानीप विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक की तरह वोटिंग की। कतार में लगे प्रधानमंत्री को देखकर मतदाताओं में उत्साह भी नजर आया। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से
चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने मतदान किया। उम्रदराज होने के बावजूद लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन में वो कभी पीछे नहीं रहीं। 99 वर्षीय हीराबेन के साथ उनके बड़े बेटे व परिवार के सदस्य भी साथ थे। इस बार गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा नजर उन युवाओं पर रही जिन्हें फर्स्ट टाइम वोटर कहा जाता है, यानी वो मतदाता जिन्होंने पहली बार वोट डाला। इस बार ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 12 लाख के आसपास थी। यही वजह है कि इन्हें रिझाने के लिए किसी भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन नौजवानों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। उन्होंने आणंद में कई युवाओं से बात की। मैं आनंद विधानसभा के नावली एक प्राथमिक विद्यालय है, उसके बूथ पर यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी मुलाकात हुई है फर्स्ट टाइम वोटर से। कितना जोश था आपको, पहली बार आपने वोट दिया, कैसा फील हुआ? फर्स्ट टाइम जब हमने वोट दिया तब, क्योंकि बचपन से ही हम अभी 18 साल बाद चुटनी का कार्ड आया और मत डालने के लिए जो अधिकार चाहिए, जो फर्ज है हमारी, वो हमें इस अब मिली है। वो पहले से बहुत इच्छा थी कि कैसे हम देश के कल्याण के लिए अपना जो मत है, क्योंकि हमें सब अधिकार चाहिए, सब चीज हमें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब फर्ज आती है ना तब कोई नहीं चलता। इसलिए हम इस देश का भविष्य। फर्स्ट टाइम जब वोट दिया तो एकदम अलग एक्सपीरियंस था। बहुत इसका वेट किया वोट फर्स्ट टाइम देने का। और वोट देना हम सबका राइट है। जहां हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती वहां हमारा वोट पहुंचता है। और वोट देना हर किसी का एक राइट है। और वोट देना, हर किसी को वोट देना चाहिए। और हम उसे चुनेंगे जो हमारे लिए सही और हमारे लिए अच्छा करेगा। क्या सोचते हो जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी आपके लिए? पहले तो एजुकेशन के सिस्टम में और बदलाव लाए और जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको दे रही है जो अच्छी है वो तो ठीक है, लेकिन जो जिसमें गवर्नमेंट पीछे पड़ रही है उसको भी गवर्नमेंट थोड़ा प्रॉपर इनोवेशन करे, उसमें प्रॉपर काम करे और सबको फैसिलिटीज अच्छी दे और देश हमारा आगे बढ़े। युवा किस तरीके से लगातार मतदान के लिए आगे आ रहे हैं और ये नजीर भी हैं उन बच्चों के लिए जो कि अब 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं और पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। और इस देश का जो भविष्य है वो यकीनन इस बार से देखा जा सकता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। कैमरामैन SK पुष्टि के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, आनंद। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ। जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच प्रगाढ़ संबंधों का लंबा इतिहास है और दोनों देशों के बीच 2 दशक से भी पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता, यूक्रेन में जारी संघर्ष, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। Germany is our largest partner in the EU. I think we both recognize that the business climate today, the business enthusiasm today is very much stronger. On a broader scale, I think both of us spend time talking about how to create more reliable and resilient supply chains. In the digital world, how to encourage more trust and transparency. I think we have a common interest, India and Germany, in ensuring not just a stronger global economy, but also a more secure global economy. भारत और जर्मनी के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी की विदेश मंत्री ने खुशी जताई
कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु संकट से निपटने पर विशेष फोकस है। I am especially delighted that India, during its G20 presidency with the motto "One Earth, One Family, One Future," is putting a special focus on containing the climate crisis, thus highlighting our common responsibility when it comes to climate change. As industrialized nations, the G20 are not only responsible for 80% of global emissions, they are also responsible for a major part of climate-induced damage, also climate-induced damage that is still to come. गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी की विदेश मंत्री की भारत यात्रा से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक समेत तमाम क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब खबरें देखते हैं G20 बैठक से जुड़ी हुई। एक दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भारत संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 सम्मेलन का कार्यक्रम तय करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है और इसे लेकर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। एक वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कार्य रूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 सम्मेलन के तहत अगले एक साल तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रही है। विशेष रूप से जरूरी है कि विश्व के नेता उचित मुद्दों, विशेष रूप से विश्व के वंचित वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। G20 विश्व के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के अंतर सरकारी मंच है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद की भावना बखूबी दिखी। वे पहले भी राज्य सरकारों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आज भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है, जो भारत की G20 अध्यक्षता की क्षमता को और बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और विभिन्न G20 आयोजनों में सभी नेताओं से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी से पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता सामने आएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने और उन स्थानों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता पर ध्यान दिया, जहां G20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उदयपुर में G20 के शेरपाओं की बैठक का आज दूसरा दिन रहा। तमाम मसलों के अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा आगे बढ़ी, तो साथ ही तमाम देशों के शेरपाओं ने भारतीय संस्कृति के रंग देखे। इन लोगों ने न केवल राजस्थानी साफे बांधे बल्कि स्थानीय खाने का भी आनंद लिया।
उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्य पर समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। सभी G20 शेरपाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। We'll talk about prevention, preparedness and response for health emergencies, digital health for universal access and improved service delivery, and strengthening cooperation for vaccine therapeutics and diagnostics. These are all the issues we brought out in our issue notes, and on education issue note we brought out foundational literacy and numeracy, strengthening research and innovation, tech-enabled learning, and the future of work, which is very critical. And on the culture side, we've talked about protection and restitution of cultural property, culture for sustainable living, creating economy, and how do you leverage information communication technology for preservation of culture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। डिजिटल इकोनॉमी, focus on digital public infrastructure, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods, and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is, to our mind, will be very critical in the digital economy of tomorrow. यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान का अनुभव लिया। Amazing, amazing. I don't think I've ever had that much cloth around my head, and it feels interesting. And I haven't seen even what I look like. We really want to thank the Indian presidency, Rajasthan authorities, because they are making us feel so welcome, including letting us wear your beautiful clothes after having given us such a warm welcome. It's been quite enlightening. I think having a bit of cultural diplomacy in the G20 is very important to foster understanding. पूर्व विदेश सचिव और मुख्य संयोजक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मंच से भारत अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखा रहा है। Our objectives, of course, are to place our narrative on the global agenda. That is the first objective, is that what are our priorities should become global priorities. That is a substantive part of it. But we also want the presidency, India's presidency of the G20, to be able to highlight India's developmental achievements, India's tourism potential, India's cultural heritage and diversity. And what you see is part of that. भारत की G20 की अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत हुई। तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली पर पहले 2 सत्रों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां पर एक संवाद और G20 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा का भी आयोजन किया गया। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग जैसे विभाजनकारी मुद्दे आज की बहस में जरूर उठे, पर भारत का फोकस दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रही है उनके समाधान के लिए एक संयुक्त प्रयास पे था। भारत ने दुनिया की इन 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक बार फिर संदेश दिया कि भारत चाहेगा कि उसकी G20 की अध्यक्षता के दौरान ये 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 एक क्रिया उन्मुख और निर्णायक अप्रोच अपनाए। कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, उदयपुर। वाराणसी में हर तरफ काशी तमिल संगमम की धूम दिखाई दे रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। कुछ ऐसी खास व्यवस्था वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिल रही है। इसका जायजा लिया वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। काशी तमिल संगमम, काशी में, वाराणसी में एक देखने का जो उत्साह है, लोगों के मन में जो भाव है कि जो तमिलनाडु से आ रहे हैं उन लोग, उनकी किस तरह से हम सहायता कर सकें, किस तरह से काशी के बारे में बता सकें, इस पर एक व्यवस्था की है वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं अरिमा सान्याल जी,
मैडम क्या व्यवस्था की है काशी तमिल संगमम को देखते हुए आपने? काशी में तमिल संगमम को देखते हुए हमने विशेष व्यवस्था रखा है। सबसे पहले जो आगत यात्री है उनको हमारे सहायता सेवी वनक्कम बोल के जो नमस्ते का कोलैटरल है उसको बोल के स्वागत करते, और जो प्रस्थान में जाने वाले यात्री उनको असुविधा नहीं हो, क्योंकि यहाँ कहे जाते हैं हिंदी भाषा, तो हमने विशेष सहायता सेवी रखा है जिनको तमिल और मलयालम भाषा आते। सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे बहुत ही चुस्त होती है और सीआईएसएफ के हाथ में है। ये विनीता जी हैं जो सहायता सेवी के रूप में काम कर रही हैं, कई भाषाओं की जानकार हैं। आप किस तरह से, चूंकि काशी तमिल संगमम चल रहा है, किस तरह से आप हैंडल कर रही हैं लोगों को, कैसे वेलकम कर रही हैं? सर, जो साउथ से ज़्यादा लोग आते हैं संगम के लिए, वो उन लोग आते हैं तो उन लोग से तमिल में बात कर रहे हैं, उनको क्या हेल्प चाहिए। वो मेरी लैंग्वेज मलयालम है, मैं केरला से हूँ, मैं केरला कोई पैसेंजर केरला से आएंगे तो उन लोग मलयालम में बात कर रहे हो, और तमिल से आएंगे तो तमिल में बात करने के लिए कोशिश कर रहे हो। कमांडेंट है यहाँ के अजय कुमार जी जो सीआईएसएफ के, आपने एक अच्छी व्यवस्था करी है, काशी तमिल संगमम चल रहा है, ये आप किस तरह से देखते हैं? तमिल से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ तमिल संगम चल रहा है, इसलिए हमने हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश किया है। उसके लिए हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर आरम्या सन्मा मैडम के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमको प्रोवाइड किया है। और हमने चूँकि लैंग्वेज बैरियर नहीं हो इसलिए हमने तमिल, तेलुगु और मलयालम जाने वाली एक लड़की को यहाँ पे डिप्यूट किया है, जो कि लोगों को, हमको कोई भी अगर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं हो उनको हेल्प करने में काफ़ी मदद करती है। भाषा कोई समस्या न बने किसी के लिए, कितना ख्याल रख रहा है एयरपोर्ट, सुरक्षा के माध्यम से भी और सहायता के माध्यम से भी। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी। भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या समकक्षों की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली में आयोजित हो रही है। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति के चलते उपजी सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद से मुकाबले की संयुक्त रणनीति के साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक का आयोजन इस साल जनवरी में हुए पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा और राष्ट्र प्रमुखों द्वारा मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तय मुद्दों का ब्यौरा भी जारी किया जाएगा। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लाइसेंस के आवेदन के समय डुप्लीकेशन को रोकने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मदद करेगा और इससे प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने में मदद होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि आज 27 केंद्रीय विभाग और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं। And a one-time data which is in most cases already available in the PAN number will help auto-populate other application forms that will be received on the national single window and will help speed up the approval process, will encourage more and more companies to start applying on the national single window. Today 27 central departments and 19 states and union territories are already onboarded. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निवेशकों और व्यवसायों के लिए शुरू किए गए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस पोर्टल पर अभी तक केंद्र सरकार के 27 विभाग, राज्य के 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कई विभाग जुड़ चुके हैं। मंत्री ने कहा कि आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों या उद्यमियों के लिए ये प्लेटफॉर्म वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर एथेनॉल, लेदर डेवलपमेंट पॉलिसी जैसी कई तरह की नीतियां लागू हो रही हैं। 27 central departments and 19 states and union territories are already onboarded. Largely, most of the items of these ministries and these states are through the single window. Their own state single window is also integrated over here, and certain policies of the government, like the vehicle scrappage policy, ethanol policy, leather development policy, are totally 100% being implemented through the national single window system. पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत की। बैठक में पार्टी संगठन के साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई।
पीएम ने बताया देश विश्व में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। गुजरात के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी अपने चुनावों की तैयारी और संगठन की मजबूती में जुट गई है। सोमवार को एक ओर जहां गुजरात में दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में इस बात की चर्चा की कि देश विश्व में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा। इन विषयों की भी चर्चा हुई। विगत वर्षों में देश कैसे एक आर्थिक शक्ति बनकर विश्व में उभरा है। देश की इस चुनौती के समय भी, जब पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने है, कोविड का संकट था, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी भारत एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। आगे आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने तमाम मसलों पर बात रखी। G20 का नेतृत्व, ये विषय प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यह अवसर है भारत भारतीयता और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का, और G20 में प्रत्येक नागरिक नूतनता के साथ उनकी भागीदारी हो, इस बात का भी आग्रह हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक मिलन का प्रयोग, एक नया प्रयोग देश के अंदर चल रहा है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत कर रहे हैं। दरअसल पार्टी के तमाम नेता साल भर संगठनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं और ये बैठक जायजा लेने की कवायद के तौर पर काम करेगी। पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनावों में हारी हुई सीटों पर अपने वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है ताकि 2024 के चुनावों में जीत हासिल की जा सके। गौरतलब है कि अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे तमाम राज्यों में चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इन चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हालात ये है कि पंजाब के हर मोहल्ले में शराब की भट्टी है। अगर कोई पड़ोसी देश भारत को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए युवाओं को इस जाल में फंसाकर ऐसा करना बहुत आसान है। जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि अगर कहीं पर शराब की अवैध भट्टी पाई जाती है तो क्षेत्र के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में केवल एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि जगह जगह इस तरह की अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हर्जाना वसूलना ही एकमात्र समाधान नहीं है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे
सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मतदान के बाद जारी हुए गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त। दोनों ही राज्यों में बन सकती है बीजेपी की सरकार। गुजरात में ज्यादातर चैनलों ने बीजेपी को दी भारी बढ़त, तो हिमाचल में कांटे की टक्कर में बीजेपी कांग्रेस से आगे। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी मुकाबले से बाहर। गुजरात में दूसरे चरण के तहत 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान का काम पूरा। शाम 5 बजे तक करीब 59% पड़े वोट। 833 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद। शांतिपूर्ण रहा मतदान। G20 सम्मेलन पर अगले एक साल की रूपरेखा तय करने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। कई केंद्रीय मंत्रियों और तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने लिया हिस्सा। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प। और पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा दर्ज हो रही है केवल FIR, जबकि जगह जगह चल रही है इस तरह की अवैध शराब भट्टियां। पंजाब सरकार से इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में मांगा विस्तृत हलफनामा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अधिकांश एग्जिट पोल में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत की भविष्यवाणी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा को 117 से 151 के बीच सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 21 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 24 से 42 और कांग्रेस को 24 से 40 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी को 2.5 से कम सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। इस सब के बीच गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण की 93 सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में अहमदाबाद, बड़ोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। अभी तक का आंकड़ा बताता है कि मतदान प्रतिशत 59 के करीब बताया जा रहा है, जबकि पहले चरण में मतदान प्रतिशत का यह आंकड़ा 63% का था। इसी के साथ गुजरात की कुल 182 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है, जो 8 दिसंबर को खुलेगा। आज सेकंड फेज ना पोलिंग बिल्कुल पीसफुली खत्म हुआ है। कोई बड़ा कोई फरियाद मिला नहीं है। 3-4 फरियाद, एक्सपेशली एक दाहोद जिला
અને एक पंचमहाल जिला में एक फरियाद गांधीनगर जिला में कालोल में मिला है। बाकी कोई मेजर कोई फरियाद मिला नहीं, पीसफुली मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग की। उन्होंने अहमदाबाद के रानीप विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक की तरह वोटिंग की। कतार में लगे प्रधानमंत्री को देखकर मतदाताओं में उत्साह भी नजर आया। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने मतदान किया। उम्रदराज होने के बावजूद लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन में वो कभी पीछे नहीं रहीं। 99 वर्षीय हीराबेन के साथ उनके बड़े बेटे व परिवार के सदस्य भी साथ थे। इस बार गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा नजर उन युवाओं पर रही जिन्हें फर्स्ट टाइम वोटर कहा जाता है, यानी वो मतदाता जिन्होंने पहली बार वोट डाला। इस बार ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 12 लाख के आसपास थी। यही वजह है कि इन्हें रिझाने के लिए किसी भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन नौजवानों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। उन्होंने आणंद में कई युवाओं से बात की। मैं आनंद विधानसभा के नावली एक प्राथमिक विद्यालय है, उसके बूथ पर यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी मुलाकात हुई है फर्स्ट टाइम वोटर से। कितना जोश था आपको, पहली बार आपने वोट दिया, कैसा फील हुआ? फर्स्ट टाइम जब हमने वोट दिया तब, क्योंकि बचपन से हम अभी 18 साल बाद चुटनी का कार्ड आया और मत डालने के लिए जो अधिकार चाहिए, जो फर्ज है हमारी, वो हमें इस अब मिली है। वो पहले से बहुत इच्छा थी कि कैसे हम देश के कल्याण के लिए अपना जो मत है, क्योंकि हमें सब अधिकार चाहिए, सब चीज हमें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब फर्ज आती है ना तब कोई नहीं चलता। इसलिए हम इस देश का भविष्य है। फर्स्ट टाइम जब वोट दिया तो एकदम अलग एक्सपीरियंस था। बहुत इसका वेट किया वोट फर्स्ट टाइम देने का। और वोट देना हम सबका राइट है। जहाँ हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती वहाँ हमारा वोट पहुँचता है। और वोट देना हर किसी का एक राइट है। और वोट देना, हर किसी को वोट देना चाहिए। और हम उसे ही चुनेंगे जो हमारे लिए सही और हमारे लिए अच्छा करेगा। क्या सोचते हो जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी आपके लिए? पहले तो एजुकेशन के सिस्टम में और बदलाव लाए, और जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको दे रही है जो अच्छी है वो तो ठीक है, लेकिन जो जिसमें गवर्नमेंट पीछे पड़ रही है उसको भी गवर्नमेंट थोड़ा प्रॉपर इनोवेशन करे, उसमें प्रॉपर काम करे और सबको फैसिलिटीज अच्छी दे और देश हमारा आगे बढ़े। युवा किस तरीके से लगातार मतदान के लिए आगे आ रहे हैं और ये नज़ीर भी हैं उन बच्चों के लिए जो कि अब 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं और पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। और इस देश का जो भविष्य है वो यकीनन इस बार से देखा जा सकता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। कैमरामैन SK पुष्टि के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, आनंद। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बियरबॉक 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ। जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल है।
2 दिवसीय भारत दौरे पर आई जर्मनी की विदेश मंत्री अन्ना-लेना बेयरबॉक ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच प्रगाढ़ संबंधों का लंबा इतिहास है और दोनों देशों के बीच 2 दशक से भी पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता, यूक्रेन में जारी संघर्ष, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। Germany is our largest partner in the EU. I think we both recognize that the business climate today, the business enthusiasm today is very much stronger. On a broader scale, I think both of us spent time talking about how to create more reliable and resilient supply chains. In the digital world, how to encourage more trust and transparency. I think we have a common interest, India and Germany, in ensuring not just a stronger global economy, but also a more secure global economy. भारत और जर्मनी के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी की विदेश मंत्री ने खुशी जताई कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु संकट से निपटने पर विशेष फोकस है। I am especially delighted that India, during its G20 presidency with the motto "One Earth, One Family, One Future," is putting a special focus on containing the climate crisis, thus highlighting our common responsibility when it comes to climate change. As industrialized nations, the G20 are not only responsible for 80% of global emissions, they are also responsible for a major part of climate-induced damage, also climate-induced damage that is still to come. गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी की विदेश मंत्री की भारत यात्रा से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक समेत तमाम क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब खबरें देखते हैं G20 बैठक से जुड़ी हुई। एक दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भारत संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 सम्मेलन का कार्यक्रम तय करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रमुक अध्यक्ष MK स्टालिन, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है और इसे लेकर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। एक वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कार्य रूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 सम्मेलन के तहत अगले 1 साल तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रही है। विशेष रूप से जरूरी है कि विश्व के नेता उचित मुद्दों, विशेष रूप से विश्व के वंचित वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। G20 विश्व के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के अंतर सरकारी मंच है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद की भावना बखूबी दिखी। वे पहले भी राज्य सरकारों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आज भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है, जो भारत की G20 अध्यक्षता की क्षमता को और बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और विभिन्न G20 आयोजनों में सभी नेताओं से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी से पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता सामने आएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने और उन स्थानों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता पर ध्यान दिया जहां G20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उदयपुर में G20 के शेरपाओं की बैठक का आज दूसरा दिन रहा। तमाम मसलों के अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा आगे बढ़ी, तो साथ ही तमाम देशों के शेरपाओं ने भारतीय संस्कृति के रंग देखे। इन लोगों ने न केवल राजस्थानी साफे बांधे बल्कि स्थानीय खाने का भी आनंद लिया। उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्य पर समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। सभी G20 शेरपाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। We'll talk about prevention, preparedness and response for health emergencies, digital health for universal access and improved service delivery, and strengthening cooperation for vaccine therapeutics and diagnostics. These are all the issues we brought out in our issue notes, and on education issue note we brought out foundational literacy and numeracy, strengthening research and innovation, tech-enabled learning, and the future of work, which is very critical. And on the culture side, we've talked about protection and restitution of cultural property, culture for sustainable living, creating economy, and how do you leverage information communication technology for preservation of culture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। डिजिटल इकोनॉमी, we've focused on digital public infrastructure, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods, and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is, to our mind, will be very critical in the digital economy of tomorrow. यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान का अनुभव लिया। Amazing, amazing. I don't think I've ever had that much cloth around my head, and it feels interesting. And I haven't seen even what I look like. We really want to thank the Indian presidency, Rajasthan authorities, because they are making us feel so welcome, including letting us wear your beautiful clothes after having given us such a warm welcome. It's been quite enlightening. I think having a bit of cultural diplomacy in the G20 is very important to foster understanding. पूर्व विदेश सचिव और मुख्य संयोजक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मंच से भारत अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखा रहा है। Our objectives, of course, are to place our narrative on the global agenda. That is the first objective, is that what are our priorities should become global priorities. That is a substantive part of it. But we also want the presidency, India's presidency of the G20, to be able to highlight India's developmental achievements, India's tourism potential, India's cultural heritage and diversity. And what you see is part of that. भारत की G20 की अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत हुई। तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली पर पहले 2 सत्रों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां पर एक संवाद और G20 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा का भी आयोजन किया गया। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग जैसे विभाजनकारी मुद्दे आज की बहस में जरूर उठे, पर भारत का फोकस
दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रही है, उनके समाधान के लिए एक संयुक्त प्रयास पे था। भारत ने दुनिया की इन 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक बार फिर संदेश दिया कि भारत चाहेगा कि उसकी G20 की अध्यक्षता के दौरान ये 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 एक क्रिया उन्मुख और निर्णायक अप्रोच अपनाए। कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, उदयपुर। वाराणसी में हर तरफ काशी तमिल संगमम की धूम दिखाई दे रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। कुछ ऐसी खास व्यवस्था वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिल रही है। इसका जायजा लिया वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। काशी तमिल संगमम, काशी में, वाराणसी में एक देखने का जो उत्साह है, लोगों के मन में जो भाव है कि जो तमिलनाडु से आ रहे हैं उन लोग, उनकी किस तरह से हम सहायता कर सकें, किस तरह से काशी के बारे में बता सकें, इस पर एक व्यवस्था की है वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं अरिमा सान्याल जी। मैडम, क्या व्यवस्था की है काशी तमिल संगमम को देखते हुए आपने? काशी में तमिल संगमम को देखते हुए हमने विशेष व्यवस्था रखा। सबसे पहले जो आगत यात्री है उनको हमारे सहायता सेवी वनक्कम बोल के, जो नमस्ते का कोलैटरल है, उसको बोल के स्वागत करते। और जो प्रस्थान में जाने वाले यात्री उनको असुविधा नहीं हो, क्योंकि यहाँ कहे जाते हैं हिंदी भाषा, तो हमने विशेष सहायता सेवी रखा है जिनको तमिल और मलयालम भाषा आते। सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे बहुत ही चुस्त होती है और CISF के हाथ में है। ये विनीता जी हैं जो सहायता सेवी के रूप में काम कर रही हैं, कई भाषाओं की जानकार हैं। आप किस तरह से, चूंकि काशी तमिल संगमम चल रहा है, किस तरह से आप हैंडल कर रही हैं लोगों को, कैसे वेलकम कर रही हैं? सर, जो साउथ से ज़्यादा लोग आते हैं संगम के लिए, वो उन लोग आते हैं तो उन लोग से तमिल में बात कर रहे हैं, उनको क्या हेल्प चाहिए। वो मेरी लैंग्वेज मलयालम है, मैं केरला से हूँ। मैं केरला, कोई पैसेंजर केरला से आएंगे तो उन लोग मलयालम में बात कर रहे हो, और तमिल से आएंगे तो तमिल में बात करने के लिए कोशिश कर रहे हो। कमांडेंट है यहाँ के अजय कुमार जी जो CISF के। आपने एक अच्छी व्यवस्था करी है, काशी तमिल संगमम चल रहा है, ये आप किस तरह से देखते हैं? तमिल से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ तमिल संगमम चल रहा है, इसलिए हमने हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश किया है। उसके लिए हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर अरिमा सान्याल मैडम के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमको प्रोवाइड किया है। और हमने चूँकि लैंग्वेज बैरियर नहीं हो, इसलिए हमने तमिल, तेलुगु और मलयालम जाने वाली एक लड़की को यहाँ पे डिप्यूट किया है, जो कि लोगों को, हमको कोई भी अगर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं हो, उनको हेल्प करने में काफ़ी मदद करती है। भाषा कोई समस्या न बने किसी के लिए, कितना ख्याल रख रहा है एयरपोर्ट, सुरक्षा के माध्यम से भी और सहायता के माध्यम से भी। कैमरा पर्सन मनोज कुमार सानी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी। भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या समकक्षों की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली में आयोजित हो रही है। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति के चलते उपजी सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद से मुकाबले की संयुक्त रणनीति के साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक का आयोजन इस साल जनवरी में हुए पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा और राष्ट्र प्रमुखों द्वारा मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तय मुद्दों का ब्यौरा भी जारी किया जाएगा। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लाइसेंस के आवेदन के समय डुप्लीकेशन को रोकने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मदद करेगा और इससे प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने में मदद होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि आज 27 केंद्रीय विभाग और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं। And a one-time data which is in most cases already available in the PAN number will help auto-populate other application forms that will be received on the national single window and will help speed up the approval process, will encourage more and more companies to start applying on the national single window. Today, 27 central departments and 19 states and union territories are already onboarded.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निवेशकों और व्यवसायों के लिए शुरू किए गए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस पोर्टल पर अभी तक केंद्र सरकार के 27 विभाग, राज्य के 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कई विभाग जुड़ चुके हैं। मंत्री ने कहा कि आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों या उद्यमियों के लिए ये प्लेटफॉर्म वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर एथेनॉल, लेदर डेवलपमेंट पॉलिसी जैसी कई तरह की नीतियां लागू हो रही हैं। 27 central departments and 19 states and union territories are already onboarded. Largely, most of the items of these ministries and these states are through the single window. Their own state single window is also integrated over here, and certain policies of the government, like the vehicle scrappage policy, ethanol policy, leather development policy, are totally 100% being implemented through the national single window system. पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत की। बैठक में पार्टी संगठन के साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। पीएम ने बताया, देश विश्व में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। गुजरात के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी अपने चुनावों की तैयारी और संगठन की मजबूती में जुट गई है। सोमवार को एक और जहां गुजरात में दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक की शुरुआत हुई। बैठक का उद्घाटन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बैठक में पार्टी और चुनावों से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की चर्चा की कि देश विश्व में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा। इन विषयों की भी चर्चा हुई। विगत वर्षों में देश कैसे एक आर्थिक शक्ति बनकर विश्व में उभरा है। देश की इस चुनौती के समय भी, जब पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने है, कोविड का संकट था, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी भारत एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। आगे आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने तमाम मसलों पर बात रखी। G20 का नेतृत्व, ये विषय प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यह अवसर है भारत भारतीयता और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का, और G20 में प्रत्येक नागरिक नूतनता के साथ उनकी भागीदारी हो, इस बात का भी आग्रह हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक मिलन का प्रयोग, एक नया प्रयोग देश के अंदर चल रहा है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत कर रहे हैं। दरअसल पार्टी के तमाम नेता साल भर संगठनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं और ये बैठक जायजा लेने की कवायद के तौर पर काम करेगी। पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनावों में हारी हुई सीटों पर अपने वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है ताकि 2024 के चुनावों में जीत हासिल की जा सके। गौरतलब है कि अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे तमाम राज्यों में चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इन चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हालात ये है कि पंजाब के हर मोहल्ले में शराब की भट्टी है। अगर कोई पड़ोसी देश भारत को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए युवाओं को इस जाल में फंसाकर ऐसा करना बहुत आसान है। जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि अगर कहीं पर शराब की अवैध भट्टी पाई जाती है तो क्षेत्र के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में केवल एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि जगह जगह इस तरह की अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हर्जाना वसूलना ही एकमात्र समाधान नहीं है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।